अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। यू आर वाचिंग प्राइम टाइम विद नीलम नवाब। नाज़रीन, आज वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर लॉकडाउन के हवाले से अपने फैसले को दोहराते हुए कहा है कि मैं अगर मुझसे सूबे पूछ लेते तो कभी इस तरह का लॉकडाउन ना होने देता जैसा कि किया गया। मुझसे भारत जैसा लॉकडाउन लगाने की तवक्को की जा रही थी, लेकिन मैंने इस दबाव की मुजाहिमत की और वैसा लॉकडाउन नहीं लगाया। ऐसा कहना था वजीर आजम की जानिब से जब वो एहसास प्रोग्राम के तहत जो 3 बड़े इनिशिएटिव्स दिए गए हैं, आज उनके आगाज की तकरीब थी, तो उस वक्त ये इजहार ख्याल करते हुए हमें वजीर आजम ने बताया। अब एक तरफ तो वजीर आजम की लॉकडाउन पर मुजाहिमत हमारे सामने है और दूसरी जानिब हम कोविड-19 के केसेस में इजाफा भी बढ़ता हुआ देख रहे हैं, इजाफा भी नजर आ रहा है कोविड-19 के केसेस में। गुज़िश्ता 24 घंटों की ही अगर हम बात कर लें तो इन 24 आवर्स में अब तक 2270 नए केसेस जो हैं वो रिकॉर्ड हुए हैं, जबकि 89 अफराद जो हैं वो इस वायरस से अनफॉर्चुनेटली अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इसी तरह कोरोना वायरस के केसेस की जो मजमूई तादाद है वो अब पाकिस्तान में 1,88,000 तक जा पहुंची है। सूबे भी स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी का जो दायरा कार है वो अब मजीद वसी करते नजर आ रहे हैं। पंजाब की अगर बात कर ली जाए तो पंजाब गवर्नमेंट ने लाहौर के मजीद 8 नेबरहुड्स, 8 इलाकों को मुकम्मल तौर पर सील करने का फैसला किया है। और अब एक तरफ वजीर आजम लॉकडाउन की मुखालफत में बयानात हमारे सामने उनके हैं, तो दूसरी जानिब सूबे में लॉकडाउन के हक में मजीद जो है सील किए जा रहे हैं इलाका जात, जैसा कि आज भी 8 जो नेबरहुड्स हैं वो सील डाउन किए गए हैं पंजाब में। अब इस तमाम सिचुएशन को हम अंडर डिस्कशन लेकर आएंगे, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्मार्ट लॉकडाउन की जो पॉलिसी है उससे कोई हमें फायदा होता हुआ नजर आएगा या नहीं। और फिर हम अपने आज के शो में जस्टिस काजी फाइज ईसा केस के फैसले का भी जिक्र करेंगे, वो भी अंडर डिस्कशन लेकर आएंगे, जिसे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कल अदम करार दिया गया। अदालत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की जो वाइफ थी, अहलिया थी और जो उनके बच्चों के टैक्स के मामला थे वो एफबीआर को भिजवाने का हुक्म दे दिया है। अब इस केस के आने वाले दिनों में क्या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या पॉलिटिकल इफेक्ट्स जो हैं वो सियासी असरात सामने आ सकते हैं, और क्या इसे किसी की हार या जीत से जो है रिलेट करना चाहिए या नहीं, क्या इसे किसी की हार या जीत करार देना चाहिए या नहीं। हम इस तमाम सिचुएशन को अंडर डिस्कशन लेकर आएंगे। साथ साथ जो कोविड-19 की सिचुएशन है उसके साथ साथ जो एक और चैलेंज हुकूमत को इस वक्त दरपेश है वो है मुश्किल इत्तेहादी जमातों की नाराजगियों का, कि इस वक्त हुकूमत को जो है अपनी इत्तेहादी जमातों की नाराजगियों का जो दौर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, नाराजगियों का मौसम जो है वो बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। अब कैसे अपने साथ मिलाकर रखेगी हुकूमत, हम इसको भी अंडर डिस्कशन लेकर आएंगे, क्योंकि बीएनपी की अलहदगी के ऐलान के बाद हुकूमत अब अपने इत्तेहादियों को मनाने के लिए एक्टिव तो नजर आ रही है। हमने देखा कि आज भी वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब और जो स्पीकर पंजाब असेंबली है परवेज इलाही साहब, उनके दरमियान अहम मीटिंग होती है। वजीर आला पंजाब ने कहा है कि गलत फहमियां पैदा करने वालों की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। अब देखेंगे कि किसकी साजिश जो है वो कितनी कामयाब होती हुई नजर आएगी आने वाले दिनों में। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद आवर शो, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आवर ऑनरेबल पैनल हियर। हमें टेलीफोन बीपर पर ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सेनेटर नौमान वजीर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। उनके साथ हमें टेलीफोन बीपर पर ही ज्वाइन कर रहे हैं जनाब एतजाज एहसन साहब, सीनियर लॉ एक्सपर्ट हैं एंड सीनियर पॉलिटिशियन है। और हमें लाहौर स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब राना एहसान अफजल खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अगर आप लोग हमें इजाजत दे तो हम पहले सेनेटर नौमान वजीर साहब आपसे शुरुआत कर लेंगे और हम आपको पहले वजीर आजम साहब का आज का बयान सुनवा देते हैं, जो कि उन्होंने लॉकडाउन के हवाले से कहा है, जो बात उनकी जानिब से कही गई। लेट्स लिसन टू दिस फर्स्ट, देन वी विल गेट योर कमेंट ऑन दिस। लॉकडाउन ने जो सिचुएशन क्रिएट की है ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। मेरे से अगर वो पूछ लेते सूबे तो मैं कभी इस तरह का लॉकडाउन ना होने देता, क्योंकि जब आप लॉकडाउन करते हैं तो पहले आपको ये सोचना चाहिए कि हमारे लॉकडाउन से माशरे के मुख्तलिफ लोगों के ऊपर क्या असरात आएंगे। जो बेचारा दिहाड़ीदार है, जो गरीब आदमी है, जो छाबड़ी वाला है, जिसका जो कमाई करता है तो बच्चे खाते हैं घर पे, तो जब आपने उनका रोजगार ले लिया तो उनके घर वालों का क्या बनेगा। जब तक आप ये नहीं सोचते आपको पूरा लॉकडाउन नहीं करना चाहिए था। आज हिंदुस्तान के अंदर जो गुर्बत फैली है
कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता कि कितने लोगों का क्या हाल बना है। हमारे मुल्क के जो लोग हैं उनमें बहुत बड़ा जज्बा है खैरात देने का। एक दफ़ा लोगों को ये एतमाद हो जाए कि जो हम पैसे दे रहे हैं वो ठीक जगह जा रहे हैं, वो चोरी नहीं हो रहा है, उसके बाद ये कौम जितनी खुले दिल की है और जिस तरह ये खैरात देती है, मेरे नहीं ख्याल में दुनिया में और ऐसी कोई कौम है। ये जो प्राइम मिनिस्टर जी, ये वजीर आजम के अल्फाज थे। हम इस टॉपिक पर भी आएंगे, टच बेस करेंगे। सेनेटर साहब, आपकी इजाजत से, अगर आप हमें इजाजत दें तो हम जो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का केस है उस हवाले से अगर राय ले लें। हमें ज्वाइन किया है जनाब एतजाज एहसन साहब ने, सीनियर लॉ एक्सपर्ट हैं, सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं। अगर आपकी इजाजत हो सेनेटर साहब तो हम एतजाज एहसन साहब से शुरुआत करना चाहेंगे। और हमारे सामने जो ये जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का केस था, ये कहा जा रहा है कि हुकूमत के लिए एक अहम केस था। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था वो खारिज करते हुए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई है और शो कॉज नोटिस है उसको गैर मुअस्सर करार दे दिया है। एतजाज एहसन साहब, आपकी जानिब हम ये सवाल लेकर आ रहे हैं। हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से फरूग नसीम साहब ने इस केस की पैरवी की थी, इसको परसू किया था, और जो 10 मेंबर लार्जर बेंच था उसने मुत्तफिका तौर पर इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को खारिज करते हुए कहा कि इस रेफरेंस की कोई हैसियत नहीं है। क्या फरमाइएगा, इस तमाम फैसले को किस तरह से देख रहे हैं आप? अदालत ने रेफरेंस को तो कलअदम करार दे दिया है, लेकिन अब टैक्स का जो मामला है वो एफबीआर को भेजने का भी फैसला किया है। क्या आपको लगता है कि ये केस अभी खत्म नहीं हुआ? जी बिल्कुल नहीं हुआ खत्म, तो ये बल्कि आगे चला गया है और घूम फिर के वही आ रहा है जहाँ इसको काजी साहब ने रोकने की कोशिश की थी, और जहाँ बज़ाहिर जो पहला पैराग्राफ है इस जजमेंट का, 10 जजेस के फैसले का, बज़ाहिर जहाँ वो छोड़ता है मामले को, पूरा अगले 7, 8, 11 पैराग्राफ के बाद वही राय आता है। शुरू में आगाज में सुप्रीम कोर्ट फरमाते हैं कि ये रेफरेंस भी कलअदम है, और जो शो कॉज नोटिस, इजहार वजूह का नोटिस जारी हुआ है काजी फायज ईसा साहब को, वो भी कलअदम है। और उसके बाद आप हिदायत देते हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन को कि वो इंक्वायरी कभी करे, 60 दिन के अंदर करे, फिर वो इतने दिन के अंदर अपना फैसला या अपनी राय बनाए, राय वो अपनी मुरतब करके वो पेश कर दे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, और किस हैसियत में एज द चेयरमैन ऑफ द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। तो जहाँ से निकाला था वही लाके खड़ा कर दिया उसको बुनियादी तौर पे बिल आखिर। और मुख्तसर सा फैसला है, अभी ये मुख्तसर फैसला है, तफसीली फैसला इसके बारे में आना है। तो अगर आप पैराग्राफ 1 पढ़ें तो आप समझते हैं कि काजी फायज ईसा के हक में हो गया फैसला ये तो। लेकिन अगर आप पूरा फैसला पढ़ें, जो ज़्यादा लंबा नहीं है, मुख्तसर फैसला है, अभी मुख्तसर है, तो उससे एहसास होता है कि ये तो मामला ख़त्म नहीं हुआ। ये कलअदम करार दे के रेफरेंसेस को भी और उसको भी, ये नहीं ख़त्म हुआ, और होना भी यही चाहिए था। वैसे एक लिहाज से मेरा ये मानना है कि ये फैसला करना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही फैसला करना। जी जी, तो यानी आपके मुताबिक कल करार दे दिया गया है इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को, लेकिन घूम फिर के बात वहीं आ खड़ी हुई है जहां से शुरू हुई थी। इसको फिर हम ये देखते रहे एतजाज एहसन साहब के किसी की जीत या हार जो है वो भी करार दिया जाने लगा इस फैसले को। क्या आपको लगता है कि इस फैसले को हम किसी की हार
या जीत जो है वो करार दे सकते हैं उसे किसी की हार, या जैसे कि हुकूमत का कहा जा रहा है कि शायद हुकूमत की हार हो गई है, क्या इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज करना ये दुरुस्त समझा जाएगा? अभी तो वो अपनी मरहला ही नहीं आया कि कहा जा सके कि हुकूमत की हार हुई है या जीत हुई है, या काजी फैज ईसा की जीत हुई है या हार हुई है। ये तो मरहला ही नहीं आया। तो मरहला जब आएगा जब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस पे इंक्वायरी करेगा, तहकीक करेगा, उन असासों के जो असासे मंसूब किए जाते हैं और जो अब तस्लीम चाहिए मोहतरमा बेगम फैज ईसा ने, तो वो जो तस्लीम कर लेती हैं जो किए हैं उन्होंने, उनके मनी ट्रेल का कि पैसा कहाँ से आया, किस तरह आया, किस वक्त आया, किस जरिए आया, उस सारे से पे तहकीक जब हो जाती है तो उसके बाद कोई नतीजा निकाला जा सकेगा। पहले उस नतीजे तक पहुंचना है चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने, और उसके बाद उन्होंने भेजना है मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसको पेश करेंगे बिफोर दी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। तो फिर जाके कहीं फैसला होगा, और ये फैसला है भी सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरे के अंदर ही, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इख्तियार में ही है। यहाँ पर हमने सुना था कि जो जस्टिस फाइज ईसा साहब की अहलिया थी, उन्होंने एफबीआर को बयान देने से कहा था कि मैं एफबीआर को नहीं बल्कि अदालत को जो है आकर बयान दूंगी, लेकिन अब फैसले में फिर दोबारा से एफबीआर की जानिब ही हमें लग रहा है कि सिचुएशन जाती हुई नजर आ रही है। तो आपको लगता है कि गिवन टाइम फ्रेम में जो टाइम फ्रेम दिया गया है, ये तमाम मामला जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे और तय पा जाएंगे? हाँ, टाइम फ्रेम तो 60 दिन के अंदर, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का मामला है। ये फिर उन्होंने ये भी फैसला कर दिया है कि नोटिस भी समझो ये हो गया होगा इस वक्त तक, वो तो उसको वो चैलेंज नहीं कर सकते कि हमें नोटिस नहीं मिला। वो मरहला भी तय कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने इसी फैसले में। फिर एडजस्टमेंट्स को भी उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। 60 दिन की मुद्दत उन्होंने मुकर्रर करते वक्त बड़ी टाइट जबान इस्तेमाल की है कि जिससे कोई ज्यादा डिले या ताखीर ना हो सके। तो ये मामला अब मेरा ख्याल है कि 70-75 दिनों में शायद ये खुद ही अपने नतीजे तक पहुंच जाए। हमारे साथ रहिएगा, यहाँ पर हम हुकूमत का पर्सपेक्टिव भी लेंगे इस फैसले को लेकर। सेनेटर नौमान वजीर साहब आपकी जानिब आएंगे। हम देखते हैं कि जो अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है, उसकी जानिब से जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था उसे कलअदम करार दिया जाता है, और फिर साथ ही जो जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, उनकी अहलिया और बच्चों के जो टैक्स के इश्यूज हैं वो एफबीआर को भिजवाने का हुक्म दे दिया गया है। अब इस केस के आने वाले दिनों में अगर हम देखें तो क्या पॉलिटिकल जो है असरात वो हमें सामने आते हुए नजर आएंगे? और फिर जैसा कि मैंने पहले अभी एतजाज एहसन साहब से भी मालूम करने की कोशिश की कि इस मामले को किसी की हार जीत करार देना, क्या इसे दुरुस्त समझा जाएगा? क्या हुकूमत की किसी किस्म की इसमें शिकस्त जो है वो हुई है? हुकूमत को ऐसा क्यों कहा जा रहा है ऑपोजिशन की जानिब से या दूसरे हलकों की जानिब से? देखिए मेहरबानी नीलम, पहले तो ये मेरे ख्याल में किसी की हार जीत की बात है ही नहीं। अभी तक तो इसका रेफर कर दिया गया है, तो एफबीआर को रेफर कर दिया गया है, जो कमिश्नर इंडियन रेवेन्यू उसको देखेगा और इवैल्यूएट करेगा कि क्या इनकी जो 7 लाख पाउंड स्टर्लिंग यहाँ से भिजवाई है, क्या वो किस तरह भिजवाई थी, किस अकाउंट में गई, और फिर क्या इनकी 7 लाख एग्रीकल्चर इनकम जो थी, 7 लाख पाउंड स्टर्लिंग एग्रीकल्चर इनकम थी, तो ये क्या थी या नहीं थी। क्योंकि एक मैं ऐसे आपको बात बताऊं कि ये बिजनेस कम्युनिटी में भी एक बड़ा ट्रेंड चलता है की अहलिया को मिली ये जो 7 लाख पाउंड की बात हुई है। जी हाँ,
मैं इसके ये बात आपको कर रहा था कि ये जो एग्रीकल्चर इनकम से इनकी इनकम शो करना, ये बिजनेस कम्युनिटी भी जमीन ऐसे खरीद कर उस पर कुछ खेती बाड़ी कुछ भी नहीं करते, लेकिन इनकम उधर से शो कर देते हैं। वो होती है इनकम उनको किसी और जराए से होती है। तो ये भी एफबीआर वाले देखेंगे कि ये क्या बंजर जमीन थी या एग्रीकल्चर जमीन थी, पानी था या नहीं था, और उस पर इतनी इनकम इसकी हुई है नहीं हुई, जारा क्या था, ये सारा कुछ देखेंगे, फिर इसको रेफर किया। फिर अगर वो प्रूव हो सकता है कि उसकी वाकई थी तो फेयर इनफ, अगर उसकी नहीं थी देन शी इज गॉट, कहीं से उसको तो पैसा आया है तो किससे आया वो भी देखा जाएगा। और फिर मुझे एक बात ऐसे इस केस में भी समझ जो नहीं आती कि ये मैलिफाइड इंटेंशन का इसने जस्टिस साहब ने, जस्टिस काजी फैजी साहब ने मैलिफाइड इंटेंशन शो किए थे। तो मैलिफाइड में तो फिर आपने मैलिस लॉ के अंदर इसके अंदर प्रूव करना है, विटनेसेस उनको बुलाना है कि ये मैलिफाइड थी या नहीं। तो मैलिफाइड की तो कोई उस पर विटनेसेस भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, ये रेफर कर दिया गया उधर एफबीआर को रेफर कर दिया गया। तो ये एक मुझे तो इसका ऐसा कोई समझ नहीं आया कि जब आपने विटनेस नहीं बनाया, आई एम श्योर कि द सुप्रीम कोर्ट इन ऑल देयर विजडम probably thought something which I failed to understand what they thought at that. तो इसको ये कर देना, फिर इसके अंदर दूसरा जो आ जाता है कि जी ये एफबीआर का जो केस फिर वापस आएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर और चीफ जस्टिस साहब उसको फिर रेफर करेंगे। तो नाउ द ओनर्स ऑफ रेफरिंग टू द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल लाइज विद द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो द ओनर्स हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम, गवर्नमेंट से शिफ्ट हो गया है सुप्रीम कोर्ट के। तो हम तो गवर्नमेंट अब साइड पर बैठ गई है। ये सारा कुछ देखना है। तो इसमें एक और बात भी मैं आपको इस पॉइंट पर कहूँ कि एक अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो है ये भी पार्लियामेंट्री कमेटी है, जिसके अंदर इसका मेंबर मैं भी था। आई रिजाइन फ्रॉम दैट कमेटी एंड रिजाइन फॉर दिस वेरी सेम रीजन कि जी आप मुझे एक 1 पेजर आता है सामने, एक जस्टिस के बारे में आता है कि जिसको चीफ जस्टिस बनाना है या करना है, जज बनाना है हाई कोर्ट का, और 1 पेजर आता है, उस पर कोई डिटेल लिखी नहीं होती। तो आई सेट कि मैंने कमेटी में, पार्लियामेंट्री कमेटी जिसमें एमएनए भी बैठे और सेनेटर्स भी बैठे होते हैं, उसके अंदर मैंने कहा कि मैं तो इस पर पैसा ही नहीं रह सकता जब आप मेरे पास डिटेल ही नहीं लाए, इसकी परफॉर्मेंस क्या थी, इंटेग्रिटी क्या थी, किस तरह थी, सारी डिटेल। इनफैक्ट एक और चीज मैं आपको बात बताऊं, एक क्या लिखा आता है, एक उसका किसी एजेंसी ने, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का एक रिमार्क था एक जज के बारे में कि he does not carry a very good precedence, मतलब is doubtful, इस तरह कुछ रिमार्क था, which was an adverse remark। अच्छा, उस पर मैंने कहा इस एडवर्स रिमार्क पर जिस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने लिखा है उसको बनाया जाए। उन्होंने कहा जी, सारी कमेटी जो बैठी थी, सेक्रेटरी वगैरह बैठे, तो उन्होंने कहा जी आप करें या ना करें, इसको प्रमोट करना है। तो अगर ये आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ये तरीका है कि जी आप कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी, आपने रबर स्टैम्प पार्लियामेंट्री कमेटी तो बना दी कि जी उस पर आता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में, और आप कहते हैं उसे पूछ ही नहीं सकते, ना उनसे कोई बात कर सकते हैं, 1 पेजर आता है और उसके बाद आप उसे प्रमोट करते हैं। तो आई रिजाइन फ्रॉम दैट कमिटी फॉर दिस वेरी सेम रीजन कि जी आपने अथोराइज तो किया ही नहीं। तो ये सारी कुछ देखने की है। और मैं सिर्फ नहीं था, बाकी जो पार्टीज वाले थे, पीएमएल वाले, पीपल पार्टी वाले थे, दे आल्सो एग्रीड विद मी एंड अल्टीमेटली दे वर फोर्स्ड टू डू दैट। तो ये सारा कुछ ये देखना होगा, इसके अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस पर भी देखना होगा। सवालात उठाए जा रहे हैं। मैं एतजाज अहसन साहब आपकी जानिब आऊंगी। हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से फरूक नसीम साहब जो है वो इस केस की पैरवी करते हैं, और फिर अब हुकूमत इस फैसले के खिलाफ अपील में ना जाने का फैसला कर चुकी है। और हमें जो मुआवने खसूसी हैं शहजाद अकबर साहब, वो कहते हुए नजर आते हैं कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतमईन है, इससे किसी की हार जीत नहीं हुई है। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर हुकूमत की साइड से शायद कहीं कोई लापरवाही, कोई कोताही हुई है? फौरन से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तौर पर इसको नहीं ले आना चाहिए था? क्या इससे जो लीगैलिटीज है, लीगल साइड पर हुकूमती साख में भी कोई फर्क पड़ सकता है? मेरे तो ख्याल में ये हुकूमत इससे तो निकल आई है दुश्वारी से कि उसके बारे में कोई मतलब है, ये उसके खिलाफ फैसला आया, उसके तो उसको इतनी कोई तकलीफ नहीं है हुकूमत को इस फैसले। और मैं वैसे ये एक दिलचस्प चीज आपको बता दूं कि ये सेनेटर साहब ने जो अपनी अभी बात की है, 2 चीजें इनके बारे में। एक तो इनकी जो राय इस फैसले के मुतालिक है कि जिसकी इसकी को खास समझ नहीं आ रही, इनको भी नहीं आ रही, मुझे भी नहीं आ रही, ये भी मैं इनकी बात की तायीद कर दूं। दूसरी बात इन्होंने की है कि, और ये इत्तेफाक मुझे मालूम नहीं था इनके बारे में, कि इन्होंने
जजेस पार्लियामेंट्री कमेटी से इस्तीफा दिया था, मैं भी उसका मेंबर था एज द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द सेनेट, और मैंने भी इस्तीफा दिया था। और मैंने किस लिए दिया था कि एक जज साहब की रिकमेंडेशन आ गई कि इनको जज बनाना है हाई कोर्ट का, और उनके पास वकील थे, उनके पास NIC नंबर ही नहीं था। सोच रहे थे NIC नंबर ही नहीं था, यानी उन्होंने टैक्स ही कोई नहीं दिया हुआ था। तो हमने उस पर एतराज कर दिया और वापस भेज दिया। वो अदालत में उन्होंने उनके बिहाफ पे कुछ वकला ने एक रिट कर दी अदालत में और कहा कि जी इस कमेटी का, पार्लिमानी कमेटी का ये इख्तियार नहीं है कि ये इस मामले में जाए कि वेदर वो वकील किस किस्म के हैं, ये जुडिशल कमेटी का इख्तियार है, पार्लिमानी कमेटी का नहीं है। तो जब वो हाई कोर्ट ने उनको दोबारा रिकमेंड कर दिया, पार्लियामेंट्री कमेटी के इख्तियारात खत्म कर दिए और वो जज हो गए और मैंने इस्तीफा दे दिया। मैं उस कमेटी से निकल गया। मैंने कहा इसका तो फायदा ही नहीं है इसमें रहने का। तो जजेस की अपॉइंटमेंट के बारे में भी इशूज बहुत हैं और मैं 50 साल से वकालत कर रहा हूँ और कोई ऐसा शख्स नहीं हूँ कि जो नेगेटिव हूँ जुडिशरी के बारे में। जुडिशरी की हर लड़ाई, जुडिशरी के लिए हर लड़ाई लड़ी है। जब ज़ियाउल हक ने एक आर्टिकल 212A पर लिखा बनाया था 1980 में, और उसके तहत इनके ये जो अदालत आलिया है, मुंशर हाई कोर्ट, इनके आईनी इख्तियारात तलब किए थे। तो हमने जुलूस दिखा देते। मैं गिरफ्तार हुआ था 19 जून 1980 को, बड़ी लाठियां खाई थी। वो मिलिट्री कोर्ट में हमारे तजवीज़ हो गया था कि पेश करो और इनको सजा करो। वो बाद में टल गए क्योंकि लॉयर्स का मिजाज बहुत ज़्यादा गर्म हुआ था। तो हम तो उस वक्त से फिर इनके लिए, जब ये इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का मामला हुआ कि चीफ जस्टिस को एक आर्मी चीफ निकाल सकते, बाहर फेंक सकता कि नहीं, उस पर पूरी लड़ाई लड़ी 2 साल। तो कोई ऐसी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इनके लिए हमने सब कुछ किया है, पर इनकी अपॉइंटमेंट का मामला नजरसानी सारे मामले पे होना चाहिए, नजरसानी होनी चाहिए, उसकी ओवरसाइट होनी चाहिए। ये जजेस खुद जजेस बनाते हैं, तो जजेस खुद जजेस बनाते हैं तो वो तो मतलब है बीच में फेवरेटिज्म अक्सर आ जाती है। और इसलिए ये चीजें भी देखने वाली है। जैसे सेनेटर साहब कह रहे थे इस बारे में भी उनकी किए राइट, आपने बड़े वैलिड कंसर्न्स रेज किए। मैं अगर सेनेटर नौमान वजीर साहब आप अगर रिस्पॉन्ड कर दें जिस हद तक आप कर सकते हैं एतजाज एहसन साहब के रिस्पॉन्स का, तो फिर हम ऑपोजिशन का भी जो है पर्सपेक्टिव लेंगे इस मामले को लेकर। पहले तो मैं सेनेटर बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब का मुझे नहीं पता था कि उन्होंने भी रिजाइन किया। पहले मैं प्रेजेंटली सरप्राइज्ड कि उन्होंने भी एक मैटर ऑफ प्रिंसिपल्स पर रिजाइन किया। मैंने भी उसी तरह ही मैटर ऑफ प्रिंसिपल्स पर रिजाइन किया। जब मेरे सामने एक चीफ जस्टिस का लिखा अपॉइंट करना चाह रहे, जिसका लिखा हुआ था, उसके पेपर में लिखा हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि सेनेटर एतजाज एहसन साहब इस पर कमेंट करें कि ये जिस पेपर पर लिखा हुआ है कि ये हैज अ टेंडेंसी ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग, दिस इज एन एडवर्स रिमार्क। इस पे ग्रेड 17 वाला ऑप्शन ग्रेड 18 पर नहीं जाता है। तो मैंने उस कमेटी में ये कहा कि जी इसको बुलाकर, ये जिसने ये लिखा है इस इदारे को बुलाकर पूछते हैं कि ये क्यों लिखा है, और फिर इस पर भी कम टू डिसीजन। एंड व्हाट रिस्पॉन्स आई गेट इज ये पूछना ऊंचा कुछ नहीं, आपने ये करना है, ये करें, मेहरबानी से कर दें, नहीं करता है फिर भी ये अपॉइंट हो जाएंगे। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस कमिटी? तो ये चीजें देखते हुए ये एक सारी पार्टीज को, सारी पॉलिटिकल पार्टी से ये बैठे और देखेंगे ये सुप्रीम जजेस जो अपॉइंट हो रहे होते हैं कि इनका क्राइटेरिया क्या है। और एक और चीज मैं आपको बात बताऊँ, 7 रेफरेंसेस फाइल हुए आज तक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर। एक सिर्फ मेरे ख्याल में जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब थे जिनको निकाला गया। बाकी 6 के 6 जितने भी थे या एक्विट हुए या उन्होंने खुद ही रिजाइन कर दिया। अब ये एक जुडिशरी का अकाउंटेबिलिटी क्या है कि 83% ऑफ देम आर क्लियर्ड। वो कुछ नहीं, उनको कहते हैं सब अच्छा।
अब ऑन द अदर हैंड मैं फौज की बात करता हूँ, फौज में 99% ऑफ द टाइम जो ऑफिसर्स का कोर्ट मार्शल होता है उनको पनिश किया जाता है, निकाला नहीं जाता, उनको सजा भी दी जाती है। तो उसका अकाउंटेबिलिटी का ये प्रोसेस है, और इधर अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है कि सब स्कॉट फ्री छोड़ दिए जाते हैं। ये केस देखे जी, मेलेफाइड है तो मेलेफाइड प्रूव तो करो ना जी, मेलेफाइड प्रूव तो करो, चलो रेफर हो गया एफबीआर के पास, अभी जस्ट द स्टार्ट ऑफ इट। एफबीआर में ये जाएगा, उसकी मिसेस कैजी फैजिसा से पूछा जाएगा ये किधर से आया है, उसको देखेंगे, अगर कोई लिंक बनता है किसी और के साथ बनता है तो उसको भी बुलाया जाएगा। लेकिन ऑल सेड एंड डन, बैरिस्टर साहब से भी पूछे, इस्लाह साहब से भी, ये हमारे जितने पाकिस्तान में केसेस बने, व्हाइट कॉलर केसेस जितने ही बनते हैं ना, इसके अंदर प्रूफ जो आपकी प्रोसिक्यूशन है प्रूफ करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये मैं आपको श्योर कर सकता हूँ, किसी पीपल्स पार्टी का, PMLN का, जितने भी हम पीटीए वाले ने केसेस बनाए, ये कोई कोर्ट में स्टैंड ही नहीं कर सकते क्यों, आपके पास एविडेंस ही नहीं है। किया उसने, उनकी जायदाद उसने रखी हुई है, अमेरिका में, यूके में रखी हुई है। इनकी इसकी मिसेस की भी जो जायदाद है वो वही है, एक जो 50 क्लिंटन वो जो उसका वो है स्ट्रीट है, उसके ऊपर की जायदाद है, वो इतनी करोड़ों की जायदाद है। वेयर डिड शी गेट ऑल दिस मनी फ्रॉम? वो स्पेनिश लेडी किधर से पैसा है? तो ये सारा कुछ सामने आ जाएगा। मैं नहीं कह रहा ये काजी फैजिसा के साथ उन्होंने दिया कुछ किया, लेकिन ये सारा कुछ अभी विद एफबीआर चीज सामने आ जाएगी, क्लियर हो जाएगा। ठीक, हम एतजाज एहसन साहब आपको मौका देते हैं, जो यहाँ पे कंसर्न्स रेस किए गए हैं, जैसा कि नौमान वजीर साहब ने अपनी रिजर्वेशन शो की हैं, आपसे लीगल एस्पेक्ट पे जो सवाल किया है उस मामले पर क्या फरमाइएगा? क्यों ज्यादातर या हमें एक्विटल्स होते नजर आते हैं या रेजिग्नेशंस होते हुए नजर आते हैं, जो अब तक के टोटल हमारे सामने 7 रेफरेंसेस का अगर हम जो है कलेक्टिव एक उनको एनालाइज करके देखें तो ये रिजल्ट है। तो ऐसा क्यों है, और फिर जो कंसर्न्स रेस किए गए नौमान वजीर साहब की जानिब से? तो नीलम दीदी 2010 तक, 20 अप्रैल 2010 तक तो एक रुकावट थी कि रेफरेंस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को सिर्फ और सिर्फ सदर पाकिस्तान ही भेज सकते हैं। 20 अप्रैल 2010 को आइन में जो तरमीम हुई तो उसमें आप कोई भी रेफरेंस भेज सकता है और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में, तो दरवाजे तो खुले हैं। अब लोग बातें भी बहुत करते हैं, करप्शन है भी, आई एम श्योर बहुत है, और लोअर जुडिशरी इतनी नहीं है, पर बहरहाल हम में से ही है जो जज साहिबान भी हैं, ज्यादा बड़े ओहदों पे बैठे हुए भी। तो अब अगर किसी के पास सबूत वगैरह है तो वो उसके लिए सहूलत है, अब उसके रास्ते में रुकावट नहीं है कि वो रेफरेंस फाइल न कर सके सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में। ठीक, यहाँ पर हम राना एहसान अफजल खान साहब आपकी जानिब आएंगे। हम ऑपोजिशन का पर्सपेक्टिव भी ले लें इस केस को लेकर, किस तरह से देखा जा रहा है। हमारे सामने इस वक्त जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ, वो कल अदम करार दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। तो फिर इस मामले को हम देख रहे हैं कि बेंच के जो सरबराह जस्टिस उमर अता बंदयाल थे, उनके समेत जो 7 जजेस थे, उन्होंने टैक्स मामला जो है एफबीआर को भिजवाने का फैसला किया है, बट जो अदर 3 जजेस थे उन्होंने इसका इख्तिलाफ किया है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो रेफरेंस कल अदम करार दे दिया गया है और मामला टैक्स का एफबीआर को भेजने का फैसला किया, ये आगे जाकर कोई बड़ी डिवाइड जो है उसका भी पेश खेमा हो सकता है इस फैसले को लेकर? बहुत शुक्रिया। मैं पब्लिक परसेप्शन की बात करूंगा इस केस के ऊपर। क्या पब्लिक परसेप्शन है कि एक जस्टिस था जो कि इंटेग्रिटी वाला था, अपराइट था, बोल्ड था, उसने कुछ ऐसे फैसले किए जो कि कुछ सर्कल्स ऑफ पावर को पसंद नहीं आए, और फिर कुछ अरसे के बाद उसके ख़िलाफ़ जो है एक अननोन बंदे के थ्रू कंप्लेंट आती है जिसका कोई अता पता नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, और एक रेफरेंस जो है वो फ़ाइल हो जाता है। और किस वजह से वो किया जाता है, शायद उसके फैसले नहीं पसंद आए। तो इस सिनारियो में देखें तो मेलाफाइड भी है, और आपने हार जीत की बात की, तो मैं समझता हूँ अगर इस परसेप्शन को ठीक मान लिया जाए तो हार जीत भी जो है वो जुडिशरी की ही होगी, और ये जुडिशरी के हाथ पे ही मामला है।
تو یہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ کیا رستہ لیتے ہیں. آپ نے ایف بی آر کی بات کی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس میں تھوڑا سا جو مجھے جو چیز کھٹکتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کی بیگم تھی انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ خود کفیل ہیں, تو اس کے بعد پھر یہ ریفرنس ویسے ہی فارغ ہو جانا چاہیے تھا. دوسرا پوائنٹ یہ کہ اگر ایف بی آر انکوائری کر رہا ہے ان کی, تو پھر ایف بی آر کو چاہیے ہے کہ جو پاکستانی سٹیزنز باقی پاکستانیوں کے اوپر جو لا اپلائی کرتا ہے کہ 5 سال کی ٹائم لمٹ ہوتی ہے, اپیل کی رائٹس ہوتی ہیں, تو جب تک یہ ساری چیزیں ایگزاسٹ نہیں ہو جاتی تب تک پھر یہ 60 ڈیز کا ٹائم دے دینا, یہ ریفرنس اصولی طور پہ اس کو اسکواش ہو جانا چاہیے تھا. تو اب یہ جو ایف بی آر کی طرف چلا گیا اور وہاں سے واپس ریورٹ بیک ہوگا کاؤنسل کے اندر, تو یہ امتحان جوڈیشری کا ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس امتحان میں پاس کریں گے. جو ہماری جو جوڈیشری ہے اس امتحان میں سرخرو ہوگی, امید یہی اچھی کی ہی کرنی چاہیے. جی آلرائٹ, یہاں پر سینیٹر نعمان وزیر صاحب, کیا آپ جواب دینا پسند کریں گے جو اپوزیشن کی جانب سے پرسپیکٹو رکھا گیا اس کیس کو لے کر؟ دیکھیں, رانا صاحب نے جو بات کی, میں پہلے بھی اس کو بولا, یہ جو بات کہتے ہیں کہ یہ میلافائڈ تھا, یہ فائلنگ میلافائڈ تھی, میں تو کہتا ہوں اگری, یہ آپ نے فائل کیا اپنا یہ میلافائڈ انٹینشن پر سپریم کورٹ میں قاضی فیض عیسیٰ نے کیس فائل کیا, ہی واز دی پٹیشنر اوور دیئر. تو میلافائڈ کیس کا میلس لا کے مطابق اس کی انکوائری, اس کی پروسیڈنگز ہونی چاہیے تھی. جس کی میلافائڈی جو بتا رہے ہیں ان کو بلا کر بتانا چاہیے تھا نا کہ اس کو اس سے یہ میلافائڈ ہے کہ انہوں نے یہ فیصلے غلط کیا, نہیں کہتے حکومت کے خلاف کی, جو اس پر بحث ہونی چاہیے تھی نا. بحث ہو کر پھر the court should have come to an informed decision and the speaking order should have been passed کہ یہ میلافائڈ یہ اس طریقے سے ہے, یہ میلافائڈ اس لیے ہم اس کو قواش کر رہے ہیں. وہ چیز ہوئی نہیں. تو وہ میں اس پر کہتا ہوں کہ وہ میلس لا یا میلافائڈ کی انٹینشن پروو کرنے کے لیے کچھ تو کسی سے وٹنس بناتے وہ کچھ بھی نہیں ہوا. دوسرا بات یہ جو سپریم کورٹ از ناٹ اے ٹرائل کورٹ. ٹرائل کورٹ یہ ایف بی آر کے ساتھ ریفر جو کیا گیا ہے کہ وہ اس کی انویسٹیگیشن کریں, اس کی ٹرائل انویسٹیگیشن, اور وہ کمشنر ان لینڈ ریونیو ایک کیس تھرو دی چیئرمین اور چیئر پرسن ایف بی آر وہ فائل کیا جائے گا, ریٹرن کیا جائے گا سپریم کورٹ, چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کا. تو یہ کیس ہوگا, ٹرائل کورٹ نہیں ہے, یہ سپریم کورٹ کیناٹ ڈو انویسٹیگیشن انٹو, یہ چیزیں نہیں کرتے. اعتزاز احسن صاحب, یہ جو ابھی بات کی گئی اپوزیشن کی جانب سے کہ جو پبلک پرسپشن ہے وہ اوور آل یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ میلافائڈ انٹینشنز کی بیس پر جو ہے یہ شاید پریزیڈنشل ریفرنس جو ہے یہ دائر کیا گیا. فیصلہ اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر کسی قسم کی کوئی میلافائڈٹی یا انٹینشنلی جو ہے اس چیز کو سامنے نہیں رکھا گیا, ذکر بھی نہیں کیا گیا. تو پھر کیا یہ جو پبلک پرسپشن ہے اس کو بس صرف پبلک پرسپشن کی حد تک ہی سمجھا جائے, لیگیلٹیز میں اس کا کہیں کوئی جو ہے پروو ہونا یا ثابت ہونا جو ہے وہ سامنے نہیں آ پایا؟ یہ تو درست ہے کہ میلافائڈی اور بدنیتی کے کوئی الفاظ اس فیصلے میں نہیں ہے, نہ کوئی فائنڈنگ ہے. اور اگر فائنڈنگ دینی ہوتی ججز کو, تو ججز کے لیے ضروری تھا کہ جس کی میلافائڈی یا جس کی بدنیتی انہوں نے اپنے فیصلے کا انحصار کرنا ہے, تو اس کو موقع دیا جائے کہ وہ ثابت کرے کہ وہ بدنیت نہیں اور وہ میلافائڈی نہیں, اس کا کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے اس میں. یہ اس کو ایسی فائنڈنگ سے پہلے اس کو اختیار لازمی ہے. اگر یہ ریفرنسز کالعدم قرار دی گئی ہوتی بدنیتی پر, اور تو پھر یہ ضروری تھا کہ جس کی بدنیتی یعنی وزیر اعظم یا صدر کی الیج کی جا رہی ہے ان کو موقع دیا جائے. یہ کیونکہ نہیں ہوا, اس لیے یہ معاملہ کنفیوژن ہی ہے. جو میں نے پہلے عرض کی ایک کنفیوژن ہے اس بارے میں, اور یہ کہنا کہ اپوزیشن والے یہ بات درست فرما رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا مجھے تو نظر نہیں آتا کہ کہاں سے اختیار ہے کہ سپریم کورٹ کوئی میٹر کو پکڑ کے اور اپنے صحیح بھیج دے ایف بی آر کو, اور ایف بی آر کے کو پورا ایک پروگرام دے دے کہ اس دن. یہ تو ایک سپریم کورٹ کے جج کے بارے میں فیصلہ ہے, اور اگر اس کے بارے میں کر سکتے ہیں تو پھر تو یہ کسی شہری کے بارے میں بھی کر سکتے ہیں کہ جی یہ آپ کا ٹائم لائن یہ ہے, اس ٹائم لائن میں آپ یہ کچھ کر کے اور چیف جسٹس صاحب کے آگے رپورٹ رکھ دیں. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے
इख्तियार में नहीं था, और बहरहाल अब फैसला है इस पे अमल दरामद तो एफटीआर को करना पड़ेगा। कहा कि इस पे नजरसानी खुद सुप्रीम कोर्ट नहीं करता अपने इस फैसले पे। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज साहब हमें ज्वाइन करने का। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आकर हम मजीद आगे की जानिब बढ़ेंगे कि आज एहसास प्रोग्राम के तहत जो 3 बड़े इनिशिएटिव सामने रखे गए हैं वो क्या है, और फिर जो स्मार्ट लॉकडाउन और लॉकडाउन की एक और बहस सामने छिड़ गई है उसको भी अंडर डिबेट लेकर आएंगे। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि आज हमने देखा कि वजीर आजम इमरान खान ने एहसास प्रोग्राम के तहत 3 इनिशिएटिव्स जो हैं उनको लॉन्च किया है। इन 3 इनिशिएटिव्स में एहसास राशन पोर्टल है, एहसास लंगर खाना और पनाहगाह ऐप के हवाले से जो है पनाहगाह ऐप लॉन्च की गई है, और साथ साथ कोविड-19 जो पीएम फंड है वो भी सामने रखा गया है। और इस हवाले से जो तकरीब हुई थी उसमें वजीर आजम का कहना था कि लॉकडाउन जिस तरह का लगाया गया, सूबे मुझसे पूछ लेते तो कभी ऐसा लॉकडाउन ना होने देता। ये फैसला करते हुए सोचना चाहिए कि लोगों का इस पर क्या असर पड़ेगा, लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा, और फिर जब तक गरीब अफराद के रोजगार का ना सोचे ऐसा लॉकडाउन नहीं करना चाहिए। अगर आप हमें इजाजत दें तो हम यहाँ पर ऑपोजिशन से शुरुआत कर लेते हैं। राना एहसान अफजल खान साहब, यहाँ पर वजीर आजम कह रहे हैं कि हमने सख्त लॉकडाउन किया, मुझ पर बड़ी तनकीद हुई, लोग मुझसे नरेंद्र मोदी जैसे लॉकडाउन की तवक्को कर रहे थे, लेकिन मैंने इस दबाव की मुजाहिमत की और वो लॉकडाउन नहीं होने दिया। अब क्या फरमाइएगा, यहाँ पर क्या वजीर आजम लॉकडाउन से होने वाले जो असरात हैं उसका जिम्मेदार सूबों को करार दे रहे हैं? क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की जानिब जो है वो प्रेशर बढ़ रहा है इस वक्त? देखें, मैं तनकीद नहीं करूंगा, मैं आपको यूनाइटेड नेशंस का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसका बयान मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि ये दुनिया भर में जो है लोकल गवर्नमेंट्स को यूज़ किया जा रहा है कि वो इसके अंदर जो है अवेयरनेस, ट्रस्ट बिल्डिंग और जो है उनको यूटिलाइज करके इसको कंट्रोल किया जाए। लेकिन पाकिस्तान में ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं डिस्कनेक्टेड हैं। ये यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट का प्रोग्राम कह रहा है। फिर वो आगे ये कहता है, 3 लफ्ज़ इस्तेमाल करता है कि पाकिस्तान इज़ सैडल्ड विद अ गवर्नेंस स्टाइल विच इज़ टॉप डाउन। टॉप डाउन का ये मतलब कि ऊपर ही फैसले होते हैं, नीचे से राय मशवरा नहीं लिया जाता। अगला लफ्ज़ वो करते हैं यूज़ रिएक्टिव। रिएक्टिव का मतलब कि पहले प्लानिंग कोई नहीं है, जब हादसा हो जाता है तो उसके बाद ये इम्प्लीमेंटेशन शुरू करते हैं। और तीसरा लफ्ज़ इन्होंने जो इस्तेमाल किया है अथॉरिटेटिव, यानी कि जो डिक्टेटोरियल जो निज़ाम या अथॉरिटेटिव इसमें मुशावरत नहीं शामिल होती। तो ये आज ही यूनाइटेड नेशंस का डेवलपमेंट प्रोग्राम का ये बयान आया है, तो मैं इससे 100% एग्री करता हूँ कि यहाँ उन्होंने टाइगर फोर्स लॉन्च कर दी और फिर इनको ख्याल आया कि इससे हम कोरोना को तो संभालेंगे, इनसे हम जो है वो क्या कहते हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन भी करा लें। फिर इनको ख्याल आया कि हम इनसे टिड्डी दल को भी संभाल लें। तो ये सारी डिसीजन मेकिंग मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर हाउस में सोलो फ्लाइट ली जाती है, और जो इनके अपने सूबे हैं वो इनकी पॉलिसी से एग्री नहीं करते। तो ये मैंने जो आपको तनकीद सारी की, इसमें मेरा कोई लफ्ज़ नहीं है, ये सारा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का है। एक मैं सिर्फ पॉइंट पिछले पॉइंट ऑफ व्यू से जी मुकम्मल जल्दी कर लीजिएगा आप राना जी। मैं सिर्फ जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर 1-2 लाइनें बोलना चाहता था। मैं यहाँ जो डेस्परेशन है वो हमें गवर्नमेंट के जो है वो एरिया से नज़र आती है कि फ़ारूक नसीम साहब अपनी वजारत छोड़ के इतनी उनको जो है ये ज़रूरी और नेसेसरी और इतना ये खटक रहा था ये केस के दूसरी दफ़ा उन्होंने अपनी वजारत छोड़ के इस केस के लिए जो वो है वो मैदान में उतर आए। तो ये मैं समझता हूँ कि पीटी साहब ठीक, ये कोविड-19 की सिचुएशन पर अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि इस कोविड-19 की सिचुएशन को लेकर दुनिया के जो तकरीबन तमाम ममालिक हैं सब में ही लॉकडाउन की पॉलिसी जो है वो अपनाई जाती है। लेकिन हमारे मुल्क में लॉकडाउन लगाने का फैसला भी काफी देर बाद किया गया, फिर अभी भी वजीर आजम जो है इसके अगेंस्ट ही नजर आ रहे हैं, फिर हम स्मार्ट लॉकडाउन भी लगा रहे हैं, कुछ इलाका जात सील भी किए जा रहे हैं। तो ये आखिर कंफ्यूजन क्यों नजर आ रही है हमें हर लेवल पर? मेरे ख्याल में कंफ्यूजन तो सारी दुनिया में ही कंफ्यूजन है। अगर आप यूको के देखें, पहले उन्होंने हर्ड इम्यूनिटी की बात की, फिर हर्ड इम्यूनिटी छोड़कर तो उन्होंने कंट्रोल करना शुरू, लॉकडाउन टाइप, स्मार्ट लॉकडाउन टाइप चीजें शुरू कर दी। अब इस तरह आलम है कि अब जैसे यूके के अंदर 600 डेथ्स पर मिलियन हुए हैं,
स्पेन के अंदर अबाउट 580 डेथ पर मिलियन, इटली में 560, टर्की में 56, पाकिस्तान में सिर्फ 16 डेथ पर मिलियन हुए कि फॉर वट एवर द रीजन, मतलब हमारे BCG लगा या हमारा इम्यूनिटी जाता है, वट एवर द रीजन, यहाँ डेथ रेट बहुत कम रहा, अल्लाह का बड़ा शुक्र रहा। अब विद सो लो डेथ रेट एंड इसका ठीक है प्रोग्रेस बहुत ज्यादा कर दी है, तो ये इसको आपने मईशत को भी देखा है, बेरोजगारी को भी ख्याल करते हुए, तो आई पर्सनली थिंक, आई मीन पार्टी विल भी, मैं पर्सनली खुद भी स्टैंड इस पर करता हूँ, ये सारा ये ठीक हुआ, स्मार्ट लॉकडाउन सारी पाकिस्तान में, कराची भी, सिंध भी यही कर रहे हैं, सब यही कर रहे हैं, लेकिन बस एक दूसरे पर ऐसी सियासी मीटिंग एक दूसरे पर करते जाना, सियासी वो करना, अदरवाइज ये सारा देखिए, आपका पाकिस्तान जैसा मुल्क है, यू कांट कंपेयर योरसेल्फ विद वियतनाम। वियतनाम में 2 साल पहले मैं गया, 2 साल पहले गया था, वहां हर आदमी ने मास्क पहना हुआ था, कोरोना नहीं था उस वक्त। पाकिस्तान में जब कोरोना आ भी गया तो 99% बाजार में भी आप फिरे, 99% लोग मास्क ही नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग दुकानों में नहीं कर रहे होते, तो यहाँ तो स्प्रेड करेगा। मेरे हिसाब में जो फिगर जो 1,80,000 से सरकार दे रही है, जो यहाँ पंजाब में एक सर्वे करिए 18%, आपका जितना टेस्ट हो रहे हैं 30,000 टेस्ट होते हैं, उसके अंदर 7-8 हजार आपका पॉजिटिव आता है, ये भी 22% आ रहा होता है। अगर ये परसेंटेज 18-20% देखते हैं, ये पाकिस्तान में तो 1.5 लाख नहीं है, क्योंकि 3 करोड़ लोगों को हुआ है, कोई एसिम्प्टोमेटिक हुआ है या कोई हुआ ही नहीं, सिम्टम्स आई नहीं, हो गया, वो ठीक भी हो गया, तो अल्टीमेटली वी आर पर फोर्स, दुनिया सारी वाज हेड टुवर्ड्स हर्ड इम्यूनिटी होगी। हमारे शो का खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर नौमान वजीर साहब आपका, राना एहसान अफजल खान साहब आपका और एतजाज एहसन साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, अगर चलते चलते हम आपको प्रीवियस जो अभी तक के 24 घंटे हैं उसके दौरान मजीद 4,470 नए केसेस सामने आ चुके हैं, और जबकि 89 अफराद जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। ये हमने पहले भी आपको नंबर्स बताए हैं। और जो कोविड-19 वायरस केसेस की जो कलेक्टिव तादाद है, मजमूई तादाद इस वक्त 1,88,000 तक पहुंच चुकी है। पंजाब गवर्नमेंट ने इस कोविड-19 के हवाले से स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल करते हुए आज मजीद 8 इलाकों को मुकम्मल तौर पर बंद करने का फैसला कर लिया है। इन इलाका जात में गुलबर्ग, DHA, गुलशन रावी, फैसल टाउन, गार्डन टाउन जो है और अंदरून शहर जो इलाका जात है वो शामिल है। इस्लामाबाद में अगर देख लें तो हमारे सामने सेक्टर G7, 6 और G10 को अगले 36 घंटों में सील कर दिया जाएगा। ये स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रैटेजी के अंडर ये फैसले हो रहे हैं। कितने बेहतर नताइज हासिल हो सकेंगे ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस सब के साथ साथ हम इंडिविजुअल तौर पर एहतियात जरूर करें। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के बगैर घर से बाहर बिल्कुल मत निकले, और अगर जरूरत नहीं है तो घर से बाहर भी ना जाए। आज के लिए इतना ही। सी यू ऑल टुमारो नाइट। अंटिल देन अपना और अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड गुड नाइट।